चलिए और अब देखते हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन 30-8-90। बुलेटिन में आज हम आपको जो बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन सी बड़ी खबरें होंगी। पहली बड़ी खबर, राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन बिल का फाइनल टेस्ट है। अमित शाह और पीयूष गोयल ने देर रात बिल को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार की। दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा में कल आधी रात बना इतिहास, 232 के मुकाबले 288 वोटों से वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। हरियाणा के बाद जामनगर में जगुआर क्रैश हुआ है। लड़ाकू एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की घटना बनी मिस्ट्री और दिखाएंगे सराफा बाजार में क्यों मचा है हाहाकार। पहली बार सोना 90,000 के पार पहुंचा। और सबसे पहले बड़ी खबर है, आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। देर रात तक चली बहस के बाद लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ। वक्फ बिल के समर्थन में पड़े 288 वोट, वक्फ बिल के विरोध में पड़े हैं 232 वोट। आधी रात तक बिल पर चर्चा के बाद हुई वोटिंग। पक्ष में लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 232 वोट डाले गए। इससे पहले आधी रात तक बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग की गई। इससे पहले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने विरोध किया और कहा कि देश पर कानून को जबरन थोपा जा रहा है। हंगामे की वजह से कई बार स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया। बिल को केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं है, वोट बैंक के लिए लोगों को डराया जा रहा है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने यह भी कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर नहीं बनाया होता तो आज संशोधन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें विपक्ष के कई सांसदों ने संशोधन की मांग की। इस पर स्पीकर ने ध्वनि मत से वोटिंग कराई। लोकसभा से वक्फ बिल पारित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में वक्फ बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में वक्फ बिल पर अमित शाह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लोकसभा में चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध किया। ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। संसद में चर्चा के दौरान ये कहते हुए ओवैसी ने स्पेयर के पन्नों को अलग कर दिया। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो वो इसके खिलाफ देशव्यापी शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। इस बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया कि बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के बेहतर भविष्य का है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। वक्फ बिल पास होने के बाद एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने टीवी9 से बातचीत में कहा कि जबरदस्ती उनके समाज पर थोपा जा रहा है। राज्यसभा में बिल को रोकने की उनकी कोशिश जारी रहेगी। देखिए, हमने काफ़ी प्रयास किया और हमारी कोशिश थी कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल ज़बरदस्ती हमारे समाज पर थोपा जा रहा है। लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार इसको पास कराने में कामयाब हो गई है, जो कि हमें अफसोस है। और अभी राज्यसभा में जाएगा तो हमारी उम्मीद और कोशिश रहेगी कि वहाँ पर इस बिल रुके। अगर फिर भी वहाँ पास होता है तो फिर हम आगे की क्या रणनीति अपनानी है, अपने समाज के लोगों से, तंजीमों से बैठ करके फिर मशवरा करेंगे और उस प्रकार से फिर अगला कदम उठाएंगे। सरकार कहना है कि इस बिल का धर्म से कोई लेना देना है नहीं, मुस्लिम धर्म में कोई हस्तक्षेप है नहीं, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? कहने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर इसका विरोध क्यों होता है? इसका मतलब सारे जो लोग विरोध कर रहे हैं, पूरा देश, वो गलत है, सरकार सही है। सरकार ये क्यों सोचती है कि जो वो कदम उठाती है वो ही सही है?
जब इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो ये सुनवाई होनी चाहिए और यही संविधान की खूबसूरती है कि लोगों के विरोध को सुनना चाहिए और उस पर अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर बैकफुट पर भी आना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती जो निर्णय लेकर के उसको पूरा करना, ये चीज़ हम समझते मुनासिब नहीं है। और बिल को लेकर कई मुस्लिम नेताओं की आशंकाएं बनी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। और जिस तरीके से लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसमें यह बात साफ हो गई है कि मुस्लिम समुदाय के एक धड़े की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। संसद में चर्चा के दौरान वक्फ बिल संशोधन 2010 का भी जिक्र किया गया। क्या हुआ था तब, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। और वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी का सवाल खड़ा किया तो अमित शाह ने कैसे जवाब दिया, ये रिपोर्ट देखिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने के बाद देर रात यूपी पुलिस अलर्ट पर है। नोएडा में पुलिस गश्त करती नजर आई। ये नोएडा पुलिस का काफिला है जो वक्फ संशोधन बिल अलर्ट पर है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। फ्लैग मार्च में ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी नोएडा, एडीसीपी और एसपी समेत सभी अधिकारी देखे जा सकते हैं। इस बीच नोएडा पुलिस बाजार वाले इलाकों में भी गश्त करती नजर आई। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी नजर बना रखी है। और बड़ी खबर है, मुंबई में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। अंधेरी इलाके से 5 लोग गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। अलग अलग राज्यों से आए थे सभी लोग। बड़ी वारदात को अंजाम देने की इनकी योजना थी। तो देखिए, अंधेरी इलाके से 5 लोग गिरफ्तार हुए। एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की इनकी योजना थी। इसी बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह। उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है इन 5 लोगों के बारे में? क्या प्लानिंग थी इनकी? देखिए, ये 5 लोग जो है वो अंधेरी इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 7 हथियार बरामद किए गए हैं और ये अलग अलग राज्यों से मुंबई आए थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे। क्या इनकी योजना थी, इन तमाम चीजों की पड़ताल करने में मुंबई पुलिस जुटी है। ये एंटी जो एक्सटॉर्शन सेल है उसने इनको गिरफ्तार किया है, मुंबई क्राइम ब्रांच के। और डीएन नगर पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके नाम विकास ठाकुर, सुशील कुमार दिलावर, देवेंद्र सक्सेना, श्रेयस यादव और विवेक कुमार गुप्ता है। और ये 5 क्यों मुंबई आए थे, कितने दिन से रुके थे, कहां पर इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला और क्या इनका कोई बड़ी गैंग से संबंध है? जैसे कि बताया जा रहा है कि शायद ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। पुलिस इस मामले में इनकी तफ्तीश कर रही है कि इतना हथियार लेकर ये मुंबई में क्यों आए थे, कहाँ रुके थे और किसको ये टारगेट बनाना चाह रहे थे। शुक्रिया आपका जयप्रकाश पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इनके पास हथियार भी मिले हैं और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर इनकी क्या प्लानिंग थी और किस संगठन से जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में शक इस बात का है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका संबंध हो सकता है। जयपुर बम कांड की साजिश रचने वाले आतंकी फिरोज खान गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 5 लाख रुपए का
इनाम था MP के रतलाम से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आया यही है अल-सुफा संगठन का आतंकी फिरोज खान। काले कपड़े के नीचे फिरोज खान का वो असली चेहरा है जिसने जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की योजना बनाई थी। फरार चल रहा फिरोज खान NIA की रडार पर था। ईद के मौके पर फिरोज खान अपने घर आया था। उसे उसकी बहन के घर से रात करीब 2 बजे पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से भी तार जुड़े हुए थे। उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के दौरान छोटी मोटी जो हाथापाई हुई उसमें जो है 2 सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के साथ पकड़ने के दौरान उसके तारतम्य एक FIR रजिस्टर की गई है और एजेंसीज को बताया गया है NIA की एजेंसी भी जो है जयपुर से रवाना हो गई है ताकि इस व्यक्ति के ऊपर फिरोज खान जो उनके अपराध में मोस्ट वांटेड है उसके ऊपर जो है आगे उचित कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि 3 साल पहले जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट की बड़ी साजिश रची गई थी। निम्बाहेड़ा पुलिस ने 30 मार्च 2022 को नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को रोका। गाड़ी में 12 किलो RDX भरा हुआ था। मामले में फिरोज खान के साथ कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। NIA अब इसमें आगे जांच करेगी। गुजरात के जामनगर में कल एक विमान क्रैश हो गया। विमान पूरी तरह जल गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। दहकती हुई आग, दूर दूर तक बिखरा मलबा। ये तस्वीरें हैं जामनगर शहर के पास हुए एयरफोर्स जैगुआर विमान हादसे की। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। विमान गिरने की खबर के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया जाता है कि लड़ाकू विमान अपने प्रशिक्षण मिशन पर उड़ान भर रहा था। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लड़ाकू विमान जामनगर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुबार्णा गांव के एक खुले मैदान में गिरा, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने भी मोर्चा संभाला। इस घटना में एक पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया जो घायल अवस्था में मिला। आपको बता दें कि पिछले महीने भी हरियाणा के पंचकुला के पास सिस्टम में खराबी के कारण एक और जैगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। હોસ્પિટલ ખાતે આપણી સંપૂર્ણ ડોક્ટર્સની ટીમ સુસજ્જ છે। અત્યારે આપ જોઈ શકો છો એમ ફાયર 108 મેડિકલ ટીમ અને કલેક્ટર ઓફિસ પોલીસની તમામ રેસ્ક્યુ ટીમો ખડે પગે છે। આગ ઉપર સંપૂર્ણપણે કાબુ મેળવી લેવામાં આવી રહ્યો છે અને ખુલ્લા મેદાનમાં એરફોર્સનું પ્લેન છે તૂટી પડ્યું છે અને કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ નથી, સિવિલિયન જાનહાનિ એક પણ નથી। महाराष्ट्र के रायगढ़ में वड़ा पाव में साबुन का टुकड़ा मिला, जिसके बाद शिकायत की गई और दुकान को सील कर दिया। बड़ा पाव देखने के बाद उसे खाने वाले की क्या हालत हुई होगी सोच सकते हैं। बड़ा पाव में साफ साफ साबुन दिख रहा है। ये पाव राशिदा गौरी नाम की महिला रेल यात्री ने खरीदा था। साबुन मिलने के बाद इसकी शिकायत रेल पुलिस से की गई। मामला मुंबई से सटे रायगढ़ के इस कर्जत रेलवे स्टेशन का है। शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने स्टॉल को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद अधिकारियों ने इस दुकान को सील कर दिया है। देख सकते हैं कि दुकान को हरे रंग की नेट के साथ सामान सहित बंद कर दिया गया है। 30 मार्च को मुंबई के मलाड हिंसा मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को शिवसेना शिंदे गुट ने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गेट के एक तरफ पुलिस है और दूसरी ओर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता, दोनों आमने सामने हैं। तस्वीरें मुंबई के मलाड की है, जहां संजय निरुपम मलाड हिंसा प्रभावित लोगों के साथ पहुंचे थे। शिवसेना की मांग थी कि 5 दिन के बाद भी अब तक कुरार पुलिस हिंसा के अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। काफी देर बाद निरुपम ने पुलिस के साथ मीटिंग की और कुछ आरोपियों की तस्वीरें भी पुलिस को दिखाई। एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया क्षीर सागर जी को, और उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ 3 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस घटना में शामिल जितने लोग हैं आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये तस्वीरें 30 मार्च की हैं, जब मुंबई के मलाड पठानबाड़ी इलाके में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बताया जाता है कि मुंबई के मलाड पूर्व इलाके में 2 गुटों के बीच गुड़ी पाड़वा शोभा यात्रा खत्म होने के बाद यह हिंसा भड़की। पुलिस ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया था। इस पर निरुपम ने मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है। फिलहाल हिंसा प्रभावित इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शिवसेना की मांग थी कि 5 दिन के बाद भी अब तक कुरार पुलिस हिंसा के आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि पौराणिक युग के महावीर हनुमान और आधुनिक युग में छत्रपति शिवाजी हमारे आदर्श हैं। शिवाजी महाराज युगंधर, युग प्रवर्तक असं का? तर सिकंदराच्या काळापासून सुरू झालेली जी आक्रमणाची परंपरा आहे आणि त्या परंपरेत आलेलं ताजं इस्लामचं आक्रमण, इस्लामच्या नावाखाली येणारं आक्रमण, हे सर्व उद्ध्वस्त करून टाकणारं आहे।
सगळं बदलवून टाकणार आहे आणि त्याचा उपाय काय करावा हे सापडत नाही. अनेक प्रयोग झालेत देशात. विजयनगरचं साम्राज्य होऊन गेलं. अनेक लोकांनी संघर्ष केले निरनिराळ्या प्रकारे. राजस्थान लढला. एकामागून एक वीरांच्या शौर्यांच्या गाथा की आपलं काम, संघाचं काम हे तत्वरूप काम आहे, व्यक्तिवादी काम नाही. ते चालू राहतं. व्यक्ती येतात आणि जातात. परंतु अशी निर्गुण उपासना कठीण असते. म्हणून जर आपल्याला साकार कोणी आदर्श हवाच असेल तो पौराणिक काळात श्री हनुमान आणि आधुनिक काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हेच आहेत. एमपी के ग्वालियर में एक पुजारी को मजाक करना महंगा पड़ा. कुछ लोगों ने पुजारी को बेरहमी से पीट डाला. ये रिपोर्ट देखिए. मारपीट की ये तस्वीर ग्वालियर की है. लोग जिस शख्स को पीट रहे हैं वो स्थानीय मंदिर का पुजारी है. माता के मंदिर के पुजारी की पिटाई का ये वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है. पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है. पुजारी की पहचान बड़ा गांव निवासी महेश शर्मा के रूप में की गई है. बताया जाता है कि गांव की एक दुकान पर चंद्रपाल धाकड़ नाम के युवक के साथ पुजारी ने मजाक किया था. मजाक गाली गलौज तक पहुंच गया और फिर धाकड़ के साथियों ने पुजारी महेश पर हमला कर दिया. मारपीट करने वालों को जेल भेज दिया गया है. एमपी के सीधी में बच्चों से भरे वैन में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है. घटना की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है. ये रिपोर्ट देखिए. स्कूल वैन पर हमला करने वाला ये शख्स यूं ही जमीन पर नहीं गिरा. बताया जाता है कि हमला करने वाले दोनों युवक नशे की हालत में थे. इन्होंने वैन के ड्राइवर के साथ मारपीट की, फिर वैन के शीशे तोड़ डाले. वैन में तोड़फोड़ के दौरान देखिए अंदर बच्चे थे जिन्हें कांच के कुछ टुकड़े लग गए. बच्चे दिख भी रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन तभी एक और उपद्रवी ने वैन पर हमला कर दिया. वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जमुई थाने की पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है. दो पक्षों का विवाद हुआ है. इसमें स्कूल वैन का जो ड्राइवर था उसको दो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की है और स्कूल वैन का जो शीशा है उसको हाथ से फोड़ दिया गया है. तत्काल उसने संज्ञान लेकर, जैसी सूचना प्राप्त हुई उसमें संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है. आपके बच्चे भी रील्स देखते हैं तो आपको सावधान करने वाली ये खबर है. डॉक्टर्स की माने तो आने वाले 10 सालों में देश के बच्चों की आधी आबादी मायोपिया की शिकार हो जाएगी. रील्स और मोबाइल से नाता आज शायद ही किसी शख्स का नहीं होगा. युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी इससे अछूते नहीं है. दिन में भी घंटों तक फोन पर वो लगे रहते हैं. इससे आने वाले 10 सालों में कितना बड़ा असर होगा ये सोचकर भी डर सताने लगता है. आदत में शुमार रील्स का क्या असर होगा, डॉक्टर की जुबानी सुनिए. अब ये रील्स भी तो नियर विजन ही है, तो उससे एक तो मायोपिया बहुत बढ़ रहा है. एस्टिमेट है कि आगे जाके अगले 10 सालों में आधे बच्चे मायोपिया के शिकार होंगे. डॉक्टर्स की माने तो रील्स देखते समय लोग पलके झपकाना कम कर देते हैं, जो आंखों की स्वाभाविक प्रक्रिया है. ऐसे में गंदगी जमा होती है जो आंखों पर सीधा असर करती है. ड्राई आई सिंड्रोम, मायोपिया प्रोग्रेस, आई स्ट्रेन और यहां तक कि शुरुआती दौर में बहंगापन के मामले बच्चों में अधिक देखे जा रहे हैं. बताया जाता है कि जिस तरह से रील कल्चर बढ़ रहा है उससे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी आंखों के साथ कई तरह की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है. अब ये रील्स भी तो नियर विजन ही है, तो उससे एक तो मायोपिया बहुत बढ़ रहा है. एस्टिमेट है कि आगे जाके अगले 10 सालों में आधे बच्चे मायोपिया के शिकार होंगे. अब मायोपिया अपने साथ बहुत बीमारियां लाता है, रेटिनल डिटैचमेंट्स और डीजनरेशन और बहुत किस्म की बीमारियां लाता है. साथ में जब बच्चे देख रहे होते हैं या बड़े भी देख रहे होते हैं, हम ब्लिंक कम करते हैं.